नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मानव के शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शुक्राणु के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। देखिए, शुक्राणु का जो आकार है वो अंडाकार या चम्मच के आकार का हो सकता है। अंडाकार मीन्स ओवल शेप्ड, है ना, और चम्मच के आकार का मतलब जैसे स्पून होती है जिसका हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसके आकार का ये दिखाई देता है। ये लगभग 50 माइक्रोमीटर के करीब होता है, जिसको हम मिलीमीटर में कहें तो 0.05 या इंच में अगर हम कहें तो रफली 0.002 इंच लगभग ये साइज इसका होता है। और इसलिए इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसकी जो गति है, इसकी जो मोटिलिटी है, वो 4 प्रति मिनट की दर से होती है। एक बार में जब नर द्वारा स्खलन किया जाता है, तो स्खलन होने के बाद जो इसका जीवन काल होता है, लगभग इसका लाइफ पीरियड लगभग 24 घंटे के करीब होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मेल के द्वारा जो स्रावित वीर्य होता है, जो सीमेन होता है या जिसको नर का जनन पदार्थ कहते हैं, उसमें ये शुक्राणु पाए जाते हैं। एक बार के स्खलन में, नर द्वारा एक बार के स्खलन में जो वीर्य निकाला जाता है, उसमें लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु मौजूद होते हैं, जिनमें से 60% शुक्राणु सामान्य आकार के और शेष जो बचे हुए शेष 40% हैं, उनमें तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। तभी ये शुक्राणु किसी अंड को निषेचित करने में सक्षम है। ये समझ लीजिए कि मेल द्वारा जो एक बार स्खलन किया जाता है वीर्य का, उस स्खलन में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं, जिनमें से 60% जो है शुक्राणु सामान्य आकार के होने चाहिए और शेष 40% जो है तीव्र गतिशीलता वाले होने चाहिए। तभी ये अंड को निषेचित करने में सक्षम हैं। अब हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना की। तो देखिए, मानव के शुक्राणु में 4 भाग होते हैं और ये भाग कौन-कौन से हैं? नंबर 1 शीर्ष, जिसको हम हेड कहते हैं। नंबर 2 ग्रीवा, जिसको हम नेक कहते हैं। नंबर 3 मध्य भाग मीन्स मिडिल पार्ट और नंबर 4 पूंछ। आप डायग्राम में देखें तो ये ऊपर का भाग आपका शीर्ष है, ये बीच का संकरा भाग आपका ग्रीवा है, ये भाग आपका मध्य भाग कहलाता है और ये अंतिम भाग कहलाता है पूंछ। एक-एक करके हम इन सभी भागों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शीर्ष भाग की। तो देखिए, ये जो शीर्ष भाग है आपका, टॉप पे जो शीर्ष भाग है, इसके मध्य में आपको एक केंद्रक दिखाई देगा। आप यहाँ देख रहे हैं, इसको मध्य में आपको एक केंद्रक दिखाई दे रहा है और इस केंद्रक के भीतर जनन पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा? डीएनए और प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का गुणसूत्र है इसका, शुक्राणु का, क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। तो दोबारा से समझ लीजिए, जो आपका शीर्ष भाग है उसके बीच में केंद्रक होगा और केंद्रक में क्या पाया जाएगा? डीएनए और प्रोटीन। ये नर का युग्मक है, ये नर का गैमेट है। और आप जानते हैं जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण किस विभाजन के माध्यम से होता है? मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन के माध्यम से होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जो गुणसूत्रों की संख्या होंगी वो क्या होगी? अगुणित होगी। या ये हम कह सकते हैं कि स्पर्म का जो केंद्रक है वो क्या होगा? अगुणित। आप जानते हैं मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नर के शुक्राणु की जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 23 होगी। ये ध्यान रखिएगा। शुक्राणु जो होता है ये एक गैमेट है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होगी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो इस स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 23 रहेगी, 23। इसके शीर्ष पर अगर आप देखें तो आपको ये एक कैप जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम नाम देते हैं एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम जो है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी नामक संरचना से बना हुआ होता है। ये जो एक्रोसोम है ये कुछ विशेष प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, देखिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है? वो एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करें। तो ये जो एक्रोसोम है ये कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का श्रावण करता है। जैसे आप ये देखिए, एक हाइलोरोनिडेज या एरोसिन, ठीक है, इस प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का श्रावण करता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं? जिस समय निषेचन हो रहा होता है तो ये जो है अंड की झिल्ली को तोड़ने का कार्य करते हैं।
और आपको पता होना चाहिए कि अंड की झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। जैसे मान लीजिए ये आपका अंड है और ये अंड का केंद्रक है, तो ये जो आपका स्पर्म होगा, मान लीजिए ये आपका स्पर्म है, तो ये स्पर्म की जो आपकी टिप है जिसमें क्या मौजूद है, आपका एक्रोसोम मौजूद है, तो ये एक्रोसोम क्या करेगा, प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम निकालेगा, जिसकी वजह से ये जो अंडे की झिल्ली है जो प्रोटीन की बनी होगी वो क्या होगी, गल जाएगी और इस शुक्राणु का केंद्रक इस अंड के भीतर प्रवेश कर जाएगा। अब हम बात करेंगे शुक्राणु के दूसरे भाग की, जिसको हम ग्रीवा या नेक कहते हैं। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा है इसका ग्रीवा, ये ऊपर आपका शीर्ष भाग था, इसके ठीक नीचे ये जो संकरा भाग है ये ग्रीवा है। तो देखिए ग्रीवा में दो तारा केंद्र पाए जाते हैं, एक तारा केंद्र ये है और एक तारा केंद्र ये है। तो ये दोनों जो तारा केंद्र हैं ये एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ऊपर वाला जो तारा केंद्र है इसको हम समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं और जो नीचे वाला तारा केंद्र है इसको हम दूरस्थ सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समीपस्थ सेंट्रियोल की, या जिसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी कहते हैं। देखिए निषेचन के वक्त जो है यह अंडे को दे दिया जाता है। देखिए होता क्या है, जिस समय अंड का निषेचन होता है तो ये केंद्रक, ये शीर्ष जो है, ये शीर्ष अंड के भीतर प्रवेश करता है और ये केंद्रक जो है अंड के भीतर चला जाता है। उसके साथ साथ ये समीपस्थ सेंट्रियोल भी अंड के भीतर प्रवेश कर जाता है। और इसका काम क्या है कि जिस समय अंडा फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद वो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। आप देखिए मान लीजिए ये आपका अंडा है और ये अंडे का आपका केंद्रक है और इसमें आपका मान लीजिए ये शुक्राणु आपका प्रवेश कर गया, तो ये शुक्राणु का आपका केंद्रक प्रवेश कर जाएगा और इसके साथ साथ ये सेंट्रियोल भी प्रवेश कर जाएगा। अब ये शुक्राणु का केंद्रक और इस अंड का केंद्रक आपस में जब मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा आपका, इससे बनेगा आपका युग्मनज, ठीक है ना। और जब ये युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित होगा तो युग्मनज से भ्रूण बनने के लिए इस अंड में, इस निषेचित अंड में कई विदलन होते हैं और ये जो विदलन की जो क्रिया, जो क्लीवेज की क्रिया है, इसमें ये समीपस्थ तारा केंद्र जो है अंड की क्या करता है, मदद करता है। दोबारा से समझ लीजिए कि जब शुक्राणु जो है अंड के भीतर प्रवेश करता है तो ये शुक्राणु का जो केंद्रक है वो अंड के केंद्रक से निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज कर देता है और युग्मनज बनता है। और युग्मनज या जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट कन्वर्ट होता है इसमें, भ्रूण में। और इस क्रिया में युग्मनज में क्या होंगे, कई विदलन होंगे, कई क्लीवेज होंगे। तो इन क्लीवेज को करने के लिए, इन विदलन को करने के लिए ये समीपस्थ तारा केंद्र जो है अंडे का क्या करता है, सहयोग करता है। दूसरा जो आपका तारा केंद्र है वो कहलाता है दूरस्थ तारा केंद्र, या जिसको हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। डायग्राम में देखिए ये डिस्टल सेंट्रियोल है। तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये एक अक्षीय तंतु, एक्साइल फिलामेंट का निर्माण करता है, अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। और ये अक्षीय तंतु क्या करता है, मध्य भाग से साथ साथ पूरी पूंछ में क्या होता है, फैला हुआ होता है। अब हम बात करते हैं शुक्राणु के मध्य भाग की। तो देखिए शुक्राणु का मध्य भाग आपका ये वाला हिस्सा है, ये आप देखिए शुक्राणु का मध्य भाग है। और इस मध्य भाग में सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसके चारों ओर एक पतली सी साइटोप्लाज्म की झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम मैनचेट परत कहते हैं। ये मैनचेट परत कैसे बनती है इसको समझिए। देखिए जिस समय क्रोमेटिड शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु पूर्व के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो उपयोग कर लिया जाता है, समाप्त हो जाता है। और थोड़ा बहुत कोशिका द्रव्य बचता है जो एक पतली सी परत या झिल्ली के रूप में इस मध्य भाग के चारों ओर पाया जाता है और इस पतली सी झिल्ली को हम मैनचेट परत कहते हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मेल का जो शुक्राणु है ये कैसा है, मोटाइल है, ये मूवमेंट करता है और इस पूंछ के माध्यम से गति करते हुए कहाँ जाता है, अंड तक जाता है और अंड को फर्टिलाइज करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस मूवमेंट के लिए, इस मोटिलिटी के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये ऊर्जा देने का काम कौन करता है, इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया। इस मध्य भाग में ये आपको एक सर्पिल माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, या जिसको हम स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो मध्य भाग में इस प्रकार के अनेक सर्पिल आकार के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इस शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे सर्पिल माइटोकॉन्ड्रिया को हम नेबिन कर्ण शीत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस भाग में आपको ये अक्षीय सूत्र दिखाई दे रहा है, जिसका निर्माण कहाँ से होता है, दूरस्थ सेंट्रियोल से। दूरस्थ सेंट्रियोल से जो अक्षीय सूत्र बनता है वो आपका इस मिडिल पार्ट में पाया जाता है। और अब अंतिम भाग पूंछ। तो देखिए मानव का जो शुक्राणु है वो पूंछ की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, मोटाइल होता है।
ये जो पूंछ आप देख रहे हैं, इसी पूंछ के कारण से मेल का जो शुक्राणु वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, चल होता है। इसीलिए हम इसको स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। मेल का जो स्पर्म है वो मूवमेंट कर सकता है, मोटाइल होता है, इसी कारण से हम इसको स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें जो शुक्राणु है वो पूंछ रहित होते हैं। जैसे आप एस्केरिस में देखिए, एस्केरिस में जो शुक्राणु होता है उसमें पूंछ नहीं पाई जाती और उसमें जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड अमीबॉइड मूवमेंट करता है, वो अमीबी गति करता है, इसलिए हम उसको अमीबॉइड स्पर्म के नाम से जानते हैं। शुक्राणु की पूंछ को अगर आप देखें तो इस पूंछ में भी आपको अक्षीय तंतु या अक्षीय एक्सियल फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है। एक और विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, शुक्राणु की जो योग्यता अर्जन है, योग्यता अर्जन मतलब जो है इसका पूरा डेवलपमेंट, इसका कंप्लीट मूवमेंट, ये जो होता है ये मादा जनन पथ में प्राप्त करता है। ये कभी-कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि शुक्राणु की जो योग्यता अर्जन है वो मादा के जनन पथ में पूर्ण होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने मेल के स्पर्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।